हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए। तो अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीटीईटी या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी में हैं, तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। सबसे पहला सवाल आपसे इन्होंने पूछा है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी तो किस किस के बीच में चली थी? बम्बई से ठाणे के बीच में, कलकत्ता से अलीपुर, कलकत्ता से दमदम के बीच, या फिर बम्बई से पुणे के बीच में। ध्यान दीजिएगा, जब आप 121 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, 1853 में भारत की जो पहली ट्रेन थी वो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से होगा पहला आएगा। दूसरा सवाल कहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये चीज़ यहाँ से सोनपुर लिखा है, पुष्कर मेला है आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद नासिक कहते हैं और हरिद्वार है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा जो पशु मेला आपको देखने को मिलता है वो पुष्कर का मेला है आपका। सबसे बड़े पशु मेले की बात आप यहाँ से करते हो। तीसरा सवाल आपका है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद 123, इसकी जो स्थापना देखने को मिलती है वह 1961 में देखने को मिलती है। आपका करेक्ट आंसर पहला आएगा। जहाँ कहीं एक्सप्लेन करने का होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन आपको ज़रूर करूँगा, जो क्वेश्चन है उनको लेकर के। 124 में कहते हैं कि समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता यानी कि राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है। आप भारतीय संविधान की भाग संख्या 3 की जब बात करते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में 6 मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से जब हम अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक की बात करते हैं तो उसमें राइट टू इक्वलिटी यानी समानता या समता के अधिकार की बात जो है वो देखने को मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पहला आ जाएगा। अगला सवाल 125 लिखा है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला संविधान लागू है, विवादास्पद क्वेश्चन था। ऐसे में जब आप बात करते हो तो लचीले संविधान की आप जब बात करोगे, ऐसे में कि संविधान भी है, वहाँ की रानी भी हैं, वो भी इन चीज़ों को देख रही हैं, वहाँ के देश को चला रही हैं, जो भी आप कह सकते हो। ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो यूके देखने को मिलेगा। आगे है, निम्न में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? रेंडियर की बात की है 126 में। ये रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? गर्म मरुस्थल, मानसून में टैगा, या फिर टुंड्रा प्रदेश। जब आप रेंडियर्स की बात करते हो, कुछ हिरण प्रकार के जो है जानवर, तो जब रेंडियर की बात करते हो तो ये हमें टुंड्रा प्रदेश में जो है देखने को मिलेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर 126 का जो दिया हुआ है वो डी होगा। निम्न में से कौन से एक शीतोष्ण प्रकार की घास शीतोष्ण प्रदेश नहीं है, घास प्रदेश नहीं है? इनमें से कैंपस की बात करते हो आप, प्रेरी है, डांस है, और आपका पैम्पस करके है। हमेशा घास के मैदान से आपके सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 127 की हम जब बात करेंगे, जो कैंपस है वो आपका एक शीतोष्ण जो घास का प्रदेश है उससे रिलेट नहीं करता है। बाकी आपका प्रेरी को लेकर के बात करो, डाउन्स है, पैम्पस है, ये आपके रिलेट करेंगे। तो 127 का आपका आंसर पहला आएगा। आगे है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर हम बाई पॉपुलेशन लेकर के बात करें, नॉर्थ अमेरिका, एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप है। बहुत ही अच्छा सा सवाल। ये इसका आंसर आप सभी लोग बहुत अच्छे से किए होंगे या कर रहे होंगे। तो 128 में आपको जो देखने को मिलेगा वो एशिया। आगे है, इसमें भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ये भी आपका विवादास्पद सवाल था। ऐसे में लिखा है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, या फिर थार मरुस्थल में। उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है वहाँ भी थारू जनजाति पाई जाती है, और जो उत्तराखंड का एरिया है यूपी से सटा हुआ, वहाँ भी थारू जनजाति जो है वो निवास करती है। तो ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो दोनों ही देखने को मिलेंगे, ए और बी। तो ये सवाल जो है वो गलत था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर ये भी है और ये भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ही जो है वो रखा जाएगा। भिलाई इस्पात कारखाना ये कहाँ पे है आपका? स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट करके आप इसे बोल देते हो। तो 130 का जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल कहते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? विधानसभा, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा, या फिर मंत्रिमंडल में? 131। ध्यान दीजिएगा, जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो 1/3 सीट्स
क्या होता है, 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। SC/ST कैटेगरी का अलग होता है आपका 1/3 करके, और जब आप जनरल कैटेगरी की बात करते हो तो वो अलग होता है। PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इन्हें। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। जब आप ग्राम पंचायत को लेकर के बात करते हो, सबसे पहले ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1859 की बात करोगे आप जब, तो नागौर देखने को मिलता है राजस्थान का। ऐसे ही दूसरा जो आपका था वो आपका आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ये तो बात हो गई जब आप बात करते हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। इसी में आपका एक अर्बन लोकल बॉडी होता है, मतलब जो नगरीय पंचायत की बात करते हो, तो भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 से नगरीय पंचायत व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अगर थोड़ा मैं बात करूं तो वो बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता समिति के द्वारा बताया गया था, जिसमें पहला स्तर ग्राम, दूसरा खंड या क्षेत्र और तीसरा जो है वो जिला स्तर था। 1957-58 में ये समिति का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो सौंपी थी। और एक फाइनल वर्ड, BR मेहता ने एक शब्द को ईजाद किया था, एक शब्द बताया था जिसका नाम है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या नाम है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो सवाल पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है वो शब्द किसने दिया था? ऐसे में जो नाम आता है वो BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता का नाम आता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? 132। सीधा सीधा सवाल है, बहुत अच्छा सा। तो वो 35 साल होनी चाहिए। आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से डी आएगा। आगे चलते हैं। 33 नंबर में आपसे पूछा है सूची A और B को सुमेलित करना है। तो कहते हैं कहाँ पे क्या क्या बताया गया है। भारतीय संघ में राज्य में कौन होते हैं? नगर निगम। ग्राम पंचायत में कौन होता है? तो नगर निगम का जो मुखिया होता है, ध्यान दीजिएगा, वो मेयर होता है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। 133 की मैं बात कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत में जो है सरपंच आपको देखने को मिलते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल होता है, और जब आप संघ की बात करते हो तो वो प्रधानमंत्री मिलेगा। तो ए का पहला कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, ए का पहला यहाँ पर भी है। बस एक ही चीज़, जैसे ही पहला आप मिलाओगे आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से बी आ जाएगा। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से सही किया होगा। ठीक है जी, चलते हैं एक और सवाल की तरफ। लिखा है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? 134। जब आप बात करते हैं 356 को लेकर के, 3 प्रकार के आपातकाल जो है वो भारत में देखने को मिलते हैं। 356, 58 और 360 में जो राष्ट्रपति है वह आपातकाल लगा सकता है। ऐसे में केरल में 1959 में 356 का प्रयोग जो है वो देखने को सबसे पहले मिला था। आपका करेक्ट आंसर, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर है, चुंगी कर है, उपरोक्त सभी, या फिर मनोरंजन कर है। नगर निगम की बात की है। नगर निगम शहरों के वर्गीकरण की जब आप बात करते हो तो शहरों को हम 3 तरीके से बांटते हैं। एक तरफ नगर निगम होता है, दूसरी तरफ नगर पंचायत, और फिर एक होता है सिटी काउंसिल, जिसे हम कस्बा कहते हैं। तो नगर निगम, अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो वो नगर निगम के तहत आता है। इसका जो मुखिया होता है वो मेयर या महापौर कहलाता है। वहीं जो इसके सदस्य होते हैं वो पार्षद कहलाते हैं। ठीक है, पार्षदों की संख्या मिनिमम 60 हो सकती है, मैक्सिमम 110 हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नगर निगम से रिलेटेड। 135 की बात की जाए यहाँ पे, तो गृह कर है, चुंगी कर है, मनोरंजन कर है, ये सभी के सभी जो है वो नगर निगम के द्वारा लगाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर सी आएगा। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, 136। ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं बंगाल का आतंक क्या, हर एक जगह का आतंक। आप तालाब में देखोगे तो जलकुंभी और सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा क्या है? मौसमी फसल है, जो फसल है एक तरीके से। हमने बोया, सिंघाड़े उनमें से निकाल लिए और सिंघाड़े के जो आपके डंठल थे उनको बाहर फेंक दिया, फिर उनमें वो नहीं पनपेंगे। लेकिन ये जो जलकुंभी है यानी कि एखोर्निया, ध्यान दीजिएगा, एखोर्निया क्रॉन्सिपस, ये इतनी खतरनाक होती हैं कि एक पेड़ भी जलकुंभी अगर आपका तालाब में गिर गया तो उनसे पूरा तालाब जो है वो घिर जाता है, और आप निकालोगे भी बावजूद उसके ख़त्म नहीं होते। इसीलिए जलीय खरपतवार में इनको शामिल किया जाता है, और बंगाल के आतंक के रूप में ये जो जलकुंभियाँ होती हैं ये जानी जाती हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिन्होंने BOD पढ़ा होगा,
बीओडी में जिम्मेदार जो है ये चीज़ें भी होती हैं जो जलकुंभी होती है, समझ रहे हैं आप, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे बढ़ते हैं 136 के आगे, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस यानी हम विषाणुओं के बारे में बात कर रहे हैं। 137 यहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जाता, लिखा है अजैविक होने के लक्षण की बात की गई है। तो जैविक होना मतलब बायोटिक होना, जान होना, अजैविक मतलब जान ना होना। तो जैसे हम कहेंगे कि इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो ये बात है क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित करना, वो अजैविक होने के लक्षण को डिनोट करता है। आपका करेक्ट आंसर सी आएगा। आगे है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है 138 में, तो वो है आपका एथिलीन करके आप इसे बोल देते हो, एथिलीन। आप समझ रहे हैं, करेक्ट आंसर सी आपको देखने को मिलेगा 138 में। आगे चलते हैं, लिखा है स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखने वाला इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है। तो 139 की जब आप बात करोगे तो आपका जो है क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें भी कन्फ्यूज़न था, काफ़ी विवादास्पद ऐसे में सवाल था, लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी आएगा यहाँ से 139। एक और सवाल है आपका, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है। कोशिका में सामान्य रूप में पाए जाने वाले डीएनए के बारे में आपसे पूछा है, तो वो होता है आपका बी डीएनए। कौन सा है, बी डीएनए, ध्यान रखिएगा। आगे है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। अचल जो जीव जो है वो चल ना सकता हो, मूवमेंट ना हो, वो उसके बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। तो वो है आपका यूप्लेक्टेला करके लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, आपका एक अचल जीव के उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा। जबकि काइटन है, लीच है, इक्नस हैं, ये सारे आपके सचल में आते हैं। अगला सवाल है, प्रोटीन अणुओं की इकाई इनमें से कौन सी है। वसा अम्ल, विटामिन, एमिनो अम्ल या फिर ग्लूकोज। 142 142 नंबर में जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है वो एमिनो अम्ल से होती है। संश्लेषण को लेकर के बात करो, सिंथेसिस को लेकर के बात करो, तो इनका संबंध आपस में देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो एमिनो अम्ल आएगा। दोस्तों, आप लोग मुझसे इन यूपी टेट को लेकर के बात करते हो, आप चाहे सी टेट या फिर शिक्षक भर्ती के कंप्लीट हार्ड कॉपी अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। 700 प्लस वन लाइनर हर एक सब्जेक्ट में आप देखोगे। प्रीवियस ईयर पेपर पूरे सॉल्व, मॉडल पेपर सहित सब कुछ आपको आपके घर तक मिलेगा। इसके लिए आपको 8081743734 पर व्हाट्सएप करना होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। कौन सा अंग है जो कि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता। 143 में तारककाय, लवक हैं, रिक्तिकाएँ हैं, सेलुलोज कोशिका भित्ति, ये चीज़ें तो देखने को मिलेंगी, लेकिन जो तारककाय वाली बात है वो आपका इसमें नजर नहीं आएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि में जो नाम आता है वो लीवर का नाम आता है। लीवर यानी यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। मोर, गौरैया, तोता पूछा है, या सॉरस जिन्हें हम क्रेन करके लिखा है यहाँ पर, ऐसे में क्रॉन्च करके आप बोल देते हो। तो 145 में आपको आंसर देखने को मिलेगा क्रॉन्च या सारस करके जिन्हें आप कहते हो। करेक्ट आंसर डी है। पुरवा किस अधिवास में शामिल है। जैसे आप बोलते हो कि पुरवा, ये पुरवा है, वो पुरवा है, ऐसे करके जब आप बोलते हो, ग्रामीण में है, रेखीय है, नगरीय है या अपखंडित है। आप कहते हो तो कहते हैं कि लोहारिन पुरवा, चमारन पुरवा, ऐसे करके ये वर्ड, ये जो दो पुरवा के जैसे मैंने आपको नाम बताए, ये हमारे ही तरफ, ये हमारे गांव की तरफ ये जो पुरवा हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में आप इन्हें रख सकते हो। ठीक है, तो जो पुरवा है वो आपके ग्रामीण इलाकों से रिलेट करता है। किससे, ग्रामीण इलाकों से। करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पे ये आएगा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। अपलेशियन, किलिमंजारो, यूराल करके है, या फिर अरावली रेंज आपका 147। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अरावली, अपलेशियन, ये सारी चीज़ें। किलिमंजारो की जब हम बात करते हैं एक वॉल्केनिक माउंटेन के रूप में किलिमंजारो जो है वह देखने को मिलता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो 30 हैं, और आपका इस 30 में से कम 22 सवाल आपके सही होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लास्ट में बताइएगा कि कितने आपने सही किए हैं।
एलिफेंटा को लेकर के बात कर लेते हैं। एलिफेंटा कहाँ पे है? 148। जो एलिफेंटा है वो मुंबई तट पे एलोरा को लेकर के बात करो आपका ऐसे में तो, और एलिफेंटा जो आपकी चीज़ें हैं वो मुंबई के तट पर आपको देखने को मिलेंगी। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा होती है। मानसूनल रेन फॉरेस्ट को लेकर के बात की गई है। तो जो सबसे सटीक यहाँ पर आंसर होगा वो है आपका 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर्स। इसके भी आंसर्स जो है वो अलग अलग देखने को मिल रहे थे, बट आंसर जो है वो क्या है आपका 70 to 200 आयोग ने ये आंसर माना है। 150 में है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार कहाँ पे है? तो जब आप बात करते हो पेनिनसुलर प्लेटो को लेकर के जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, वहाँ पर आपको कार्बी एंगलोंग पठार जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में उसी में शामिल मिलेगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आशा उम्मीद है कि इन 30 सवालों में आपने काफ़ी कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कितने सवाल सही किए। बाकी PDF फाइल्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो हार्ड कॉपी के लिए 8081743734 पर। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।